नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी के लिए अगला हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के मैं आया हूं। इस बार मैंने कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रैक्टिस पेपर सेट हमेशा की तरह से जैसे तैयार करता हूं वैसे ही तैयार किया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो चैप्टर्स मैंने पहले हिंदी ग्रामर में पढ़ा दिए, जैसे अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया मुहावरे, तो मुहावरे से संबंधित 2-3 प्रश्न दिया है। पर्यायवाची विलोम शब्द, तो ये जो शब्दकोश या हम कह सकते हैं शब्द भंडार से रिलेटेड जो चैप्टर्स मैंने अभी अभी रिसेंटली कराए हैं, उन चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी 14 प्रश्नों तक आपको ऐसा मिलेगा। उसके बाद के प्रश्न थोड़े डिफरेंट सेट में मिलेंगे, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। और अगर हाँ वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप भूल जाते हो, तो स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट दीजिए, क्योंकि कमेंट करने लगते हैं आप तो वीडियो देख नहीं पाते। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए फिर कमेंट करिए। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषक का विपरीतार्थक शब्द होगा। पोषक मतलब पालन पोषण करने वाला, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा शोषक, यानी शोषण करने वाला। सी विकल्प सही होगा। सहोदर का विलोम होगा। सहोदर उसको कहते हैं जो एक ही उदर यानी एक ही मां से पैदा हो। ठीक है, अब इसका इसी के रूप में इसका विलोम जो होगा वो अन्योदर्य होगा। ठीक है, अन्योदर्य। ठीक है, अब इसको परोदर, पर और उदर भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, उसके पीछे भी कारण है। जैसे अंधेरा का विलोम प्रकाश नहीं लिख सकते, अंधकार का प्रकाश लिखते हैं, अंधेरा का उजाला लिखते हैं। कारण इसके पीछे ये हो रहा है कि तत्सम का तत्सम रूप में विलोम होता है और तद्भव का तद्भव। इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है, तो बी विकल्प जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, तरकश का पर्यायवाची होगा। तरकश को हम निशंग कहते हैं। क्या कहते हैं? निशंग कहते हैं। धनुष तो अलग है, तरकश वो चीज होती है जिसमें बाण रखे जाते हैं। वो डब्बा जिसके अंदर बाण रखा जाता है उसको तरकश कहा जाता है, और इसको निशंग भी कहा जाता है। प्रत्यंचा तो उस डोरी को कहा जाता है जो धनुष में लगाई जाती है, रस्सी, उसको प्रत्यंचा कहा जाता है। धनुष तो आप जानते हैं धनुष कैसी होती है। और वीर, वीर मतलब ताकतवर, तो तरकश का सेम मीनिंग वाला यानी पर्यायवाची शब्द निशंग है। आगे आ जाइए। चौथा प्रश्न, कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला लिखा गया जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ये पर्यायवाची है। अंबुज, अंबु मतलब पानी, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जो पानी में उत्पन्न हो अर्थात कौन? लोटस यानी कमल। तो जलज का मतलब भी कमल, अंबुज का मतलब भी कमल, और पंख मतलब कीचड़, और ज मतलब उत्पन्न होने वाला। अब यहाँ जहां कीचड़ रहेगा इसका मतलब उसमें पानी थोड़ा कम जरूर रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, और उसमें से उत्पन्न होने वाला यानी कमल। तो पंकज का मतलब भी कमल, अंबुज का मतलब भी कमल, जलज का मतलब भी कमल। लेकिन यहां लिखा गया मनसिज, मनसिज का मतलब कमल नहीं होता, तो सी विकल्प सही है। यहां हमें क्या ढूंढना था? ऐसा शब्द जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऐसा शब्द जिसको हम कमल नहीं कहते, तो मनसिज को। ठीक, और इसको क्यों गलत, यहां अगर क्या कर दे हम तो सही हो जाएगा, इसको कहते हैं सरसिज। ठीक है, कमल का एक पर्यायवाची होता है सरसिज। अगर ये सरसिज लिखा रहता तो सही हो जाता, लिखा है क्या? मनसिज। देखिए मनसिज, ठीक, गलत है वो। आगे पांचवा, तो यहां सी विकल्प सही होगा, क्योंकि हमें ढूंढना है कौन सा गलत है, वो ढूंढना है। पांचवा प्रश्न है, पौ 12 होना। पौ 12 मतलब, पौ मतलब पैर, 12 होना। किसी का ऐसा हो सकता है, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो पैर 12 हो गया, किसी का 12 पैर हो सकता है? नहीं, इसका कुछ विशेष अर्थ लिया जाएगा, स्पेशल अर्थ। क्या है वो? इस मुहावरे का अर्थ बसंत ऋतु का आगमन, या भाग जाना, या अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो इसका जो होता है मुहावरे का अर्थ वो होता है अत्यधिक लाभ लेना। पौ 12 होना का मतलब होता है अत्यधिक लाभ लेना। आगे छठवां लिखा है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो पहले समझ लीजिए बांझ किसको कहते हैं। बांझ उस स्त्री को कहते हैं जिसके पास कोई संतान नहीं होती, न बेटा न बेटी, कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता, ऐसी औरत को हम कहते हैं बांझ। ठीक है,
प्रसव पीड़ा मतलब जब बच्चा पैदा होता है, पेट से निकलता है, तो वो होती है प्रसव की पीड़ा। ठीक है, तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख या कष्ट। बांझ औरत जिसको कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, वो क्या जाने कि बच्चा पैदा करने का कष्ट क्या होता है। तो इसका क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ सामान्य रूप से मैंने बताया, तो ये आप नहीं कहेंगे कि कोई बांझ स्त्री है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो क्या समझिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं, उसका सामान्य अर्थ नहीं निकाला जाएगा। तो इसका विशेष अर्थ क्या होगा? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, ये नहीं। सहानुभूति नहीं दिखाना, या संतानहीन होता, ये भी नहीं। सहानुभूति नहीं दिखाना, ये भी नहीं। संतानहीन होना, ये नहीं। मतलब ये तो सामान्य अर्थ हो जाएगा, संतानहीन होना। जिस पर बीतती है वही जानता है, ये होता है। जिस पर बीतती है यानी जिस आदमी पर जो कष्ट बीतता है वही उस कष्ट को समझता है। जो बांझ औरत की तरह से रहता है वो क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा क्या है। यानी जो कष्ट में नहीं होता वो दूसरे का कष्ट नहीं समझता है। कष्ट कौन समझता है? जो कष्ट में रहता है। 7वां प्रश्न, करपट। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? इसका करपट जो है संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कपड़ा। कपड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? करपट। कपड़ा जो कहते हैं ना, कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा, कपड़े को हम क्या कहते हैं? करपट संस्कृत में। ठीक है, तो वो तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, तो ये कपड़ा हो गया। आगे आ जाइए 8वां प्रश्न, सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग। सींग को क्या कहते हैं? श्रृंग। ये देखिए गलत है, ये भी गलत है। ये जो लिखा गया है इसमें क्या मिस्टेक हो गई? इसमें आधा तालव्य श है, पूरे र में, यानी र पूरा बन गया है और उसमें री की मात्रा दी गई है। तो याद रखिए, र में री की मात्रा कभी नहीं लगती। इस बात का भी फैक्ट आप जान जाइए। कोई ऐसा शब्द आपने नहीं पढ़ा होगा जहां र में री की मात्रा लगी हो। आगे आ जाइए, मां शब्द का तत्सम है। मां शब्द का तत्सम जो होता है वो मातृ होता है। माता तो तद्भव है, मातृका, ठीक है, यानी माता का जब लिखा जाएगा माता का तब कहा जाएगा मातृका। ठीक है, हमारे यूपी बिहार में मातृका पूजा होती है विवाह से पहले। ठीक है, तो मातृका पूजा जो होती है यानी मां की पूजा, ठीक है, तो ये जो होता है मातृका होता है। आगे आ जाइए, अम्मा। अम्मा शब्द तो देशज शब्द है, तो मातृ जो है तत्सम है। 10वां प्रश्न, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब संस्कृत से बदल करके लिखा गया है। मधुप। मधुप मतलब क्या हो गया? मधुप मतलब भौरा। ठीक, मधुकर मतलब भौरा, भ्रमर मतलब भौरा, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं यानी तत्सम शब्द है। लेकिन जो भौरा है ये तद्भव है। ठीक है, तो डी विकल्प सही होगा। आगे आ जाइए, जो पृथ्वी से संबद्ध है यानी जो पृथ्वी से मिला है यानी जो पृथ्वी से संबंधित है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है संबंधित, संबद्ध यानी संबंधित। पृथा, लौकिक, भूगोलीय या पार्थिव। देखिए याद करना पड़ेगा, जो पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थिव कहते हैं। ठीक है, क्रिकेटर थे पार्थिव पटेल। आगे आ जाइए, 11वां प्रश्न, जो व्याकरण को जानता है, ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण को जानता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। जो इंसान व्याकरण को जानता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अगला है तालव्य व्यंजन है, जो तालु से बोला जाता है उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। 13वां प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है यानी जिसको बोलने में कंठ से आवाज नहीं आती। या हम कहते हैं कि एक कह सकते हैं कि स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता, तो वो स है, तालव्य, सॉरी दंत स। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर होता है, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश जो है नहीं होता, इसलिए बी विकल्प सही होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15वां से, ठीक है, 15वां प्रश्न से आगे का प्रश्न देखेंगे। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 16 से लेकर के 30 तक देखेंगे। हाँ, एक गड़बड़ी हो गई थी जो बताना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 15 तक वाला जो सेट मैंने दिया था
उसमें क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो वहां जो 14 दिया था, 14 समझ लीजिए वो 15 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्न देखेंगे और देखिए आपको ये भी विविधता नजर आएगी, बने रहिए आप वीडियो में, आपको विविधता ये नजर आएगी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 15 तक कुछ अलग तरह के प्रश्न थे, जहां पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे इत्यादि का मैंने संग्रह किया था। यहां कुछ अलग तरह के आपको दिखेंगे। निम्नलिखित में 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो वीर जो है, ठीक है, वीर विशेषण शब्द है, किसी व्यक्ति को बोलेंगे वीर यानी बहादुर, ठीक है। और ये प्रयोग के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। वीर कभी घबराता नहीं, तो वीर संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाएगा। और अगर वीर इंसान या वीर लड़का या वीर व्यक्ति, तो वीर विशेषण के रूप में भी प्रयोग होगा। तो वीर एक ऐसा शब्द है जो कॉमन हो जाता है। मनुष्य आप जानते जातिवाचक संज्ञा है। आगे गुरु, गुरु अब ये भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। भाववाचक में अगर हम आ जाते हैं तो अगर हम वीर को देखें संज्ञा के रूप में, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भाववाचक हो जाएगा शत्रुता, ठीक है। शत्रु यानी दुश्मन, ठीक है, शत्रु से बना है शत्रुता, और ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। गीला है, अब ये देखिए गीला शब्द जो है वो क्या है? हम गीला किसी कपड़े के लिए कहते हैं कि भाई गीला कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हम गीला शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गीला क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? गुणवाचक है। ये कोई सर्वनाम शब्द तो नहीं है कि किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम होने पर तो हम इसको सर्वनाम विशेषण कहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। संख्या ये कोई बता नहीं रहा, तो संख्यावाचक विशेषण नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बी विकल्प सही है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा चुनिए। इसके लिए हम क्या मुहावरा चुनेंगे? ठीक है, फूल कर कुप्पा होना, कावड़ा चलाना, फूल झड़ना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा फूल झड़ना। आगे 19वां देख लेते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किसका प्रयोग या किसका चिन्ह लगाया जाता है? तो दो विपरीतार्थक शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं एक साथ, तो उनके बीच में संयोजक चिन्ह लगता है। इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं और संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। देखिए, चिन्ह पढ़ते समय चिन्ह आधा नाम मत पढ़िए, चिन्ह। हम ज्यादातर क्या करते हैं गलती? ची और आधा ना और ह पढ़ते हैं, चिन्ह पढ़ते हैं। चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे रात और दिन, ये देखिए दोनों विपरीत शब्द हैं। रात का उल्टा होता है दिन, इनके बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। आगे 20वां प्रश्न देख लेते हैं। तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह लगता है, विराम चिन्ह नहीं लगता, उपविराम पूर्ण विराम नहीं लगता। नीरव शब्द का अर्थ क्या है? नीरव शब्द का अर्थ है शांत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है, ठीक है, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव का मतलब होता है शांत, ठीक है। और परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, पर प्लस उपकार कर देंगे, अ और उ मिलकर के ओ बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां परोपकार में पर और उपकार होगा, इसका संधि विच्छेद। 22वां प्रश्न है मित्रों, स्वपरिवार शब्द में उपसर्ग है। अब ये देखिए, परिवार के पहले क्या लगा है? उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लगता है। परिवार के पहले क्या लगा है? स्व, सीधी सी बात। स्वपरिवार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग निकाल देने पर मूल शब्द बनता है। इसमें परिवार मूल शब्द है, परिवार के आगे स्व लगा है तो स्व उपसर्ग है, ठीक है। आगे आ जाइए 23वां प्रश्न। स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयं मतलब खुद, भू मतलब निकलना। जो आदमी स्वयंभू यानी जो खुद, ठीक है, उत्पन्न हुआ है उसको स्वयंभू कहते हैं। भगवान शिव को, शंकर भगवान को भी कई जगह स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभूनाथ स्तूपा मैं 1999 में नेपाल गया था, तो उस समय मैं एक शिव मंदिर में गया था। वहां एक देख जानते हैं आप पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा एक और है स्वयंभूनाथ स्तूपा, वहां मैं गया था। तो स्वयंभू शब्द जो है बड़ा पुराना है, और मैं उसी समय स्वयंभू शब्द से परिचित हुआ था जहां तक मुझे याद है। तो स्वतः उत्पन्न जो होता है उसको स्वयंभू कहते हैं। आंसू शब्द है।
आंसू देखिए ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो होता है अश्रु। आंसू को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्रु। वो तत्सम है, संस्कृत वाला शब्द है। और आंसू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बी विकल्प सही है। अब यहां आ जाइए, मुख्य का विलोम है। मुख्य का अपोजिट वर्ड क्या होगा? उल्टा वर्ड क्या होगा मुख्य का होगा गौण। आइए 26वां, तो 25वें में सी सही है। 26वां है जिसका जन्म पहले हो चुका हो, नहीं, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जब पहले हुआ है, जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं? अग्रज। ठीक है। और जो बाद में अनुज यानी जो छोटा होता है, अग्रज। ठीक है, अग्रज उसको कहते हैं जो पहले पैदा हुआ हो। आइए फिर से एक बार कमल पे आ जाते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है। इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा प्रश्न किया गया था। और यहां कहा जा रहा है कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची जो है सोमरस नहीं होता, क्योंकि सोमरस का मतलब होता है शराब, रसाल का मतलब होता है आम, अम्बु का मतलब भी आम होता है। तो ये सब नहीं है। ताम्रस कहा जाता है कमल का पर्यायवाची, ताम्रस भी है। सरसिज, पंकज, नीरज, अंबुज, तोयज, जलज, राजीव, अरविंद, ठीक है, सरसिज, ताम्रस, ये सब कमल के पर्यायवाची है। आगे आ जाइए 28वां। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास नील कमल। कर्मधारय समास में क्या होता है? ऐसा समास जिसका पूर्व पद, ठीक है, विशेषण, यानी एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण। कोई जरूरी नहीं कि पूर्व पद और उत्तर पद ही हो, कोई भी एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। या अगर विशेषण विशेष नहीं है तो उपमेय और उपमान होगा, यानी एक की तुलना दूसरे से की जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो नील कमल क्या है? नील विशेषण है और कमल विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा शब्द होता है। कमल संज्ञा शब्द है, नील जो है विशेषण का काम कर रहा है। तो नील कमल क्या है? विशेषण विशेष्य का बात हो गया। ऐसे कंठ संज्ञा शब्द है, नील विशेषण है, तो नीलकंठ यानी नीला कंठ, नील गाय यानी नीली गाय। ठीक है, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। हालांकि नीलकंठ शब्द जो है अगर इसका विग्रह दूसरे ढंग से किया जाए कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये बहुव्रीहि समास में भी आ जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि विग्रह किस तरह से किया जाए। अगर नीला है कंठ जो, तो कर्मधारय हो जाएगा। अगर कहा जाएगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। तो नीलकंठ दोनों में आता है। आ जाइए फूफा, फुआ। ठीक है, ये क्या है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? फुआ, फूफा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ए विकल्प सही होगा। 29वां प्रश्न, इनमें से विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद, मेरी छंदों वाली वीडियो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें रोहा, रोला, कुंडलिया, गीतिका, गीतिका सममात्रिक छंद है। ठीक है, अब रोला अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, कुंडलिया क्या है देख लीजिएगा, वार्णिक छंद है या क्या है। तो ये सब गौर करिएगा। बरवय जो होता है वो विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक छंद ऐसा होता है जिसमें सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद दोनों मिलाकर के बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है विषम मात्रिक छंद। आइए, बरवय है वो, ए विकल्प सही है। 30वां है, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए एक शब्द होगा। ऐसा कौन सा शब्द है जो पुरुष और स्त्री के जोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है? पति पत्नी। ठीक है, ये तो पति और पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि पुरुष और स्त्री हमेशा पति पत्नी ही हो। युग्म, युग्म किसी भी चीज के जोड़े को कहा जा सकता है। पुरुष और स्त्री के जोड़े को ही युग्म कहा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। युगल, ठीक है, अब युगल शब्द का प्रयोग तो कई बार आंखों के लिए भी कहा गया है कि युगल नयन जलधार बही। जो आंखों के दोनों जोड़े हैं उन दोनों से आंसू बह रहे थे, ऐसी भी कविताएं मैंने पढ़ी है। तो यहां दंपत्ति शब्द का प्रयोग किया जाएगा, दंपति। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन पेपर सेट 30 प्रश्नों का। मैं समझता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट लिख दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लाइक कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देख करके कमेंट लिख दीजिएगा। प्लीज कमेंट लिखिए। अब आगे का काम का करना है, आपने देख लिया, लाइक कर लिया, कमेंट लिख दिया, और अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल की घंटी जो निशान है वो दबा लीजिए, वहीं पे नीचे बना रहता है। ठीक है, जब पहले सब्सक्राइब लाल बटन को आप दबाएंगे तो बगल में एक घंटी का निशान भी आता है, उस पर भी क्लिक करिए। 3 तरह की घंटियां आती हैं। एक घंटी ऐसी ऊपर वाली आएगी जिसमें दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट बना रहेगा, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, और क्या करिए,
दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हों, तो मैं लाभान्वित होऊंगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत